हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द कॉमर्स क्लासेस। आज के क्लास में आप लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12 की इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मैराथन वन शॉट हम लोग फटाफट से कवर अप करते चैप्टर को। पहला बात तो इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया का इकोनॉमी क्या था, कैसा हुआ, क्या क्या हुआ, क्या क्या एक्सप्लॉयटेशन थी। इंडिपेंडेंस मतलब ब्रिटिशर्स आए थे देश में, क्यों आए थे? ट्रेड करने के लिए आए थे। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी 1757 के बाद, लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, ये याद रखना। देखो, ब्रिटिशर्स चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दे स्टार्टेड रूल इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी 1757, लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, फॉट अगेंस्ट नवाब ऑफ बंगाल। ठीक है, इसके बाद इंडिया इकोनॉमी प्रायर टू ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के पहले इंडिया का इकोनॉमी कैसे था? तो इंडिया का इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। लोग एग्रीकल्चर से ही अपना जीवन यापन करते थे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत अच्छा नेम एंड फेम कमाई थी। प्रीशियस स्टोन ये सब बहुत ज्यादा फेमस था। सिल्क कॉटन के लिए इंडिया फेमस था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट यहाँ से होता था। यही आपको जानना है। ठीक है, तो पहला पॉइंट, प्रायर टू ब्रिटिश रूल इंडियन इकोनॉमी वाज अ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। On the agriculture front, it was self-contained rural economy where cultivator themselves were the owner of the land. Cultivator खुद ही land के owner होते थे उस समय। Our export enjoyed global reputation. The silk and cotton textile were famous for their fine quality, and the metal and precious stone were famous for excellent and craftsmanship. हमारा देश में सिल्क और कॉटन बहुत ज्यादा फेमस था, जो बाहर की ओर जाता था। ठीक है, डन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पे द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेड इंडियन इकोनॉमी टू मैक्सिमाइज देयर इकोनॉमिक गेन्स। उनको अपना ब्रिटेन लेके जाना था, यहाँ का रॉ मटेरियल, और वहां से फिनिश गुड्स बना के यहाँ लाके बेचना था। यही था उनका मेन ट्रेड का साइकिल। ठीक है, इंडिया का रॉ मटेरियल लेके जाना है ब्रिटेन में। वहां पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, नई नई इंडस्ट्री सेटअप हो रही थी, तो उनको रॉ मटेरियल का जरूरत था। सबसे सस्ता और अच्छा रॉ मटेरियल आपको इंडिया से मिलेगा, इसीलिए इंडिया को एक्सप्लॉइट किए थे लोग। ठीक है, यहाँ का माल लेके गए ब्रिटेन, वहां पर बनाए, सारा फिनिश गुड्स बना के यहाँ ला के बेचे। ठीक है, मशीन मेड गुड्स। डन, क्लियर। नेक्स्ट, द ब्रिटिश exploited Indian economy to maximize their economic gains. This is popularly known as colonial exploitation. Colonial exploitation बोलते हैं। Colonial exploitation has two aspect, supply aspect, demand aspect. ठीक है, सप्लाई एक्सपेक्ट मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे रॉ मटेरियल सप्लाई ले गया, और डिमांड एक्सपेक्ट मतलब यहाँ पर लाके उनको बेच देना, डिमांड क्रिएट करना, यहाँ पर इंडिया के लोगों के पास डिमांड क्रिएट करना, ताकि हम बेचेंगे रॉ मटेरियल आपको और आपसे हम फिनिश गुड्स, मतलब हम कुछ बना नहीं सकते। ठीक है, ये इनका मेन पर्पज था। डिस्ट्रक्शन कर दिए इसी वजह से डिस्ट्रक्शन की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, ताकि नई इंडस्ट्रीज बैठ नहीं सके डर से, और वो लोग ज्यादा से ज्यादा सामान लाके बेच सके। ठीक है, the cultivator were ejected as owner when they failed to cope with escalated demand for land revenue. Agriculture stopped producing surplus for reinvestment by the farmers. ये सब कोई काम का नहीं है। एग्रीकल्चर सेक्टर से आप लोग सीखिए क्या होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हम लोग कॉमर्शलाइजेशन में आए, कैसे कैसे फूड्स क्रॉप्स को हटा के हम लोग कॉमर्शलाइजेशन में आए, जैसे कैश क्रॉप्स उगाना में ज्यादा फोर्स किया गया फार्मर को, वो सीखेंगे। Low level of national income and per capita income. No sincere attempt was made by British government to judge India's national income as and per capita income. Some individual attempts were made by expert like दादाभाई नारोजी। याद रखना, क्योंकि ये फेमस इकोनॉमिस्ट हर साल एग्जाम में पूछता है। दादाभाई नारोजी, विलियम डिगबाय, पिल्ले शिरास, VKRB राव, RC देसाई, ये लोग ज्यादातर जीडीपी कैलकुलेट करने में, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में प्रोत्साहित हुए। ठीक है, डॉक्टर राव वेर कंसिडर्ड बाय वेरी सिग्निफिकेंट। कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2% and only 0.5% of the growth in per capita output per year. एग्रीकल्चर सेक्टर का सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर आपका यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है। ड्यूरिंग pre-British period, the condition of Indian agriculture was not all satisfactory. ब्रिटिश पीरियड के पहले इंडिया का एग्रीकल्चर सिस्टम सेटिस्फैक्टरी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एकमात्र एग्रीकल्चर ही सेक्टर था जिसमें लाइवलीहुड ये लोग अपना करते थे। ज्यादातर सेक्टर में यहाँ पर इंडिया में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था। 70 to 75% जो सेक्टर था वो एग्रीकल्चर सेक्टर बेस्ड था।
फिर इसके बाद आपको 10% आपको मिलेगा सेकेंडरी और बाकी का 15-20% ये आपको मिलेगा टर्शियरी सेक्टर में। क्लियर हुआ? अब आते हैं अंडर ब्रिटिश रूल इंडियाज इकोनॉमी वाज ओवरवेलमिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर इन कैरेक्टर। 85% of the population live mostly in village and derive livelihood directly or indirectly from agriculture. Still, the country was not self-sufficient in food and raw material for industry. Stagnation of agriculture sector. Agriculture sector की क्यों stagnation हुई? इसको याद करने का तरीका है प्रिंसेस लैंड। PR प्रोडक्टिविटी लो था, PR लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इन प्रिंस IN आता है इन्वेस्टमेंट, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब ब्रिटिशर्स इन्वेस्टमेंट नहीं किए। CE कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कैश क्रॉप्स को ज्यादा वो लोग फोर्स किए उगाने के लिए रैदर फूड क्रॉप्स। लैंड सेटलमेंट सिस्टम या लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, इसका दो नाम है, ठीक है। आओ लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, इसको फटाफट से समझाती हूँ। लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम वो सिस्टम था कि जब आपको लैंड के ऊपर टैक्स देना था, लगान पे करना था, और अगर आप नहीं पे कर पाएंगे टाइम पे तो मैं आपका लैंड को जब्त कर लूंगी, ठीक है। ये था लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, लैंड पे रिवेन्यू पे करना। देखो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम। 3 सिस्टम था, रियायतवारी, महालवारी, जमींदारी। रियायतवारी, महालवारी, जमींदारी। रियायतवारी मतलब हम एक सिंगल फार्मर से, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, एक फार्मर से लगान वसूलते थे, ये रियायतवारी सिस्टम था। महालवारी मतलब ग्रुप ऑफ फार्मर्स को बना दिए, वो ग्रुप से हम वसूलेंगे, महलवारी सिस्टम। और जमींदारी सिस्टम था कि एक ग्रुप ऑफ फार्मर का एक हेड बना देते थे, उनको बोलते थे जमींदार, ठीक है। अब उसका ड्यूटी बनता है कि वो सारे फार्मर से आपका लगान वसूल के मेरे को देगा, ब्रिटिशर्स को देगा। अगर वो नहीं दे पाएगा तो उसको हम पूरा परमिशन देते हैं कि वो लैंड को जब्त कर ले, तो उसके नाम पे बहुत सारी लैंड हो जाएगी, इसीलिए बोलते हैं उसको जमींदारी सिस्टम, ठीक है। क्लियर हो गया? द मेन इंटरेस्ट ऑफ जमींदार्स वाज ओनली टू कलेक्ट लगान कलेक्ट करना ही उनका काम था, regardless of the economic condition of cultivator. The dates for depositing specified sum of lagan with the British government were also fixed, failing which the zamindar would lose their right. अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर नहीं दे पाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को वो लोग नहीं दे पाएगा तो वो लोग क्या करेगा, फार्मर से लगान को वसूल लेगा, ठीक है। फार्मर से लगान अगर नहीं वसूल पाया तो जमीन पूरा उनके नाम पे हो जाएगा। क्लियर है? मतलब जमींदार जो मीडिएटरी है फार्मर और ब्रिटिशर्स के बीच का, तो वो जमींदार उससे लगान उठाने का काम करेगा और ब्रिटिशर्स को पे करने का काम करेगा। अगर बाई चांस नहीं दे पाता तो ब्रिटिशर्स को पूरा पावर देता है कि आप उसका जमीन को अपने नाम कर लो, जमींदार को, ठीक है। क्लियर हुआ? द जमींदार एंड द कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में कोई इतना योगदान नहीं था, क्योंकि अगर हम मान लो तुम्हारा जमीन हड़प लेते तो मेरा ड्यूटी बनता है कि जमीन का पालन पोषण करना, तो उन लोग का कोई काम नहीं था, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर में। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्या होता है कि फोर्स करना फूड क्रॉप को छोड़ के कैश क्रॉप को उगाना। फूड क्रॉप मतलब फूड क्रॉप का मतलब होता है वीट, राइस, मेज, खाने का क्रॉप। अब उसको छोड़ के अगर हम ज्यादातर कैश क्रॉप उगाएंगे तो क्या, कॉटन, जूट, इंडिगो, ये सब आपका कैश क्रॉप्स था। तो ब्रिटिशर्स फोर्स किए फार्मर को कि आप कैश क्रॉप्स का ज्यादा प्रोडक्शन करें रादर फूड क्रॉप, ठीक है। कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वेयर गिवन हायर प्राइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप्स लाइक कॉटन और जूट। However, this did not improve the economic condition of farmers because instead of producing food crops, they were producing cash crops which were to be ultimately used by British industry. Clear हो गया कंसेप्ट? बहुत इजी, छोटे क्लास में हम लोग पढ़े इसको। Thus, British rule promoted shifting crops from food crop to cash crop. Low level of productivity. देश का इरिगेशन प्रोडक्टिविटी, इरिगेशन फैसिलिटी बहुत बेकार था, तो प्रोडक्टिविटी जमीन का बहुत लो हो गया। इसका नोट्स आप देख लो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है समझाने लायक, ये बहुत इजी है। टेक्नोलॉजी का यूज नहीं किए हम जमीन पे, इंसेंटिव नहीं किए, इन्वेस्ट नहीं किए, कुछ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं किए, तो प्रोडक्टिविटी बहुत खराब था। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग क्या क्या नहीं किए। इंडियाज एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेरेसिंग, फ्लड कंट्रोल, ड्रेनेज। ये सिस्टम को हम इन्वेस्टमेंट में आता है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं किए, मतलब ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाए, फ्लड कंट्रोल सिस्टम नहीं बनाए। और एक चीज़ ध्यान रखना कि पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम मॉनसून पे बेस्ड था। क्वेश्चन आया था पिछले बार CBSE में कि किस पे बेस्ड था, मॉनसून बेस्ड था।
आगे बढ़े। शेयर क्रॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच अ लैंड ओनर allows a tenant to use the land in return for a share of the crops produced on their portion of land. इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब क्या कि देश में कितनी कितनी इंडस्ट्री क्या थी क्या नहीं थी। ध्यान रखना कि एक इंडस्ट्री ही थी 1905 में टाटा स्टील, बस, और कोई इंडस्ट्री इंडिया में नहीं था हैंडीक्राफ्ट को छोड़ के। Poor state of industrial sector during British rule is illustrated in following points. De-industrialization, decline of handicraft industry. Handicraft industry को गिरा दिया गया, de-industrialization किया गया ताकि हम ज़्यादा बाहर माल नहीं बेच सके, माल बाहर जाएगा नहीं। इसमें इनका सबसे बड़ा हाथ था कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, माल बाहर भेज रहे हो, तो रॉ मटेरियल अगर भेजोगे तो मैं टैक्स नहीं लूँगा, ब्रिटिशर्स टैक्स नहीं लेंगे, लेकिन अगर आप फिनिश गुड्स भेज रहे हो तो टैक्स बहुत लगाएंगे हम। तो इसीलिए बढ़ावा दिया गया कि आप रॉ मटेरियल ज़्यादातर बेचें, फिनिश गुड्स को आप बिक्री करें ही नहीं। फिनिश गुड्स को अगर नहीं बेचोगे तो आप फिनिश गुड्स गए, आपका खत्म हो गया, मार्केट बेकार हो गया, यानी कि आप ज़्यादा इंपोर्ट कर सकते फिनिश गुड्स। समझ में, मतलब मेरा व्यवसाय चलना चाहिए, इंडिया का व्यवसाय खराब कर दो इसके चक्कर में, ठीक है, क्लियर है। To get raw materials from India at a cheap rate to be used by upcoming modern industry in Britain, to sell finished products of British industry in Indian market at a higher prices. Two-fold motive. सबसे इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन सेक्टर में टू-फोल्ड मोटिव क्या कि इंडिया को सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनाना रॉ मटेरियल का और सबसे बड़ा इंपोर्टर बनाना फिनिश गुड्स का। ध्यान रखना, यही टू-फोल्ड मोटिव था ब्रिटिशर्स का इंडिया के ऊपर। क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टू-फोल्ड मोटिव, मतलब टू-फोल्ड में दो मोटिव क्या था, एक साथ दो काम। जैसे इंडिया का माल बाहर भेजना रॉ मटेरियल्स, तो वो उसका मतलब सबसे बड़ा हब बनाना रॉ मटेरियल का, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना फिनिश गुड्स, ठीक है। मेन रीजन फॉर डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इज डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। टैरिफ पॉलिसी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, मतलब अगर आप फिनिश गुड्स को बाहर भेजेंगे तो मैं हाई टैक्स लूंगा, तो आपका हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री गिरेगा, आप बाहर भेज ही नहीं सकते फिनिश गुड्स। क्लियर हुआ। एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। The decline of Indian handicraft resulted in unemployment on a mass scale. The displaced artisans were forced to take up agriculture for their livelihood. This increased the burden of population on villages and overcrowding in agriculture. Import of finished goods. Finished goods का import करिए, आप export नहीं कर सकते finished goods, आपको माल बाहर से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम आपको इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, आपको लटका के रखेंगे किसी के ऊपर। समझ में आया, क्लियर। Lack of capital goods industry. Capital goods industry refers to those industries that can produce machine tools which are in turn used to produce articles for current consumption. During the British rule, there was hardly any capital goods industry to promote further industrialization in India. British ruler did not pay any attention to their promotion as they always wanted Indians to be dependent on Britain for supply of goods, capital goods. ठीक है, उनको डिपेंडेंट करना कि कैपिटल गुड्स आप मेरे से ही खरीदो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे कुछ बनाने के लिए। क्लियर। लो कंट्रीब्यूशन टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत लो था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक कंपनीज का रोल बहुत लिमिटेड था। रेलवे ब्रिटिशर्स लाए, पोस्टल ब्रिटिशर्स लाए, बैंक ब्रिटिशर्स लाए, तो इनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था इंडिया को डेवलपमेंट करने का, इनका कंट्रीब्यूशन था अपने ब्रिटेन का डेवलपमेंट करने का। हम क्लियर हो गया। अब आते फॉरेन ट्रेड। इंडिया हैज बीन मेन हब फॉर ट्रेडिंग सिंस एंशिएंट टाइम, बट रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी अडॉप्टेड बाय colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल के टाइम पे एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, यही फॉरेन ट्रेड होता था, ठीक है। अब ये फॉरेन ट्रेड होता था क्या चीज का, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स लाइक सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिगो, जूट, ये सब का। फिनिश कंज्यूमर गुड्स लाइक कॉटन क्लोथ्स, सिल्क क्लोथ्स, मतलब बन के आएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेंटेन अ मोनोपोली कंट्रोल ओवर इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इंडिया का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे मोनोपोली कंट्रोल की ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ताकि हम आपको करने ना दे बाहर एक्सपोर्ट। 3 ही कंट्री में एक्सपोर्ट हुआ। पहले श्रीलंका का नाम था सिलोन में होने लगा, चाइना एंड पर्शिया, ईरान। आप लोग क्वेश्चन में आंसर जब लिखोगे तो ईरान मत लिखना, पर्शिया लिखना,
सिलोन लिखना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता कॉमन, ठीक है। The British government maintained monopoly control over India's export. More than 1/2 of India's foreign trade was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few other countries like China, Ceylon, श्रीलंका, पर्शिया। देखिए नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, याद रखना आपका काम है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ सूज कैनल 1869 में सूज कैनल लेके आया गया। क्वेश्चन आता है सूज कैनल क्यों आया। सूज कैनल एक शॉर्टेस्ट रूट था वाटरवे का, ठीक है, इंडिया से पहुंचाने का हमारा। देखो कौन सा सूज कैनल। सूज कैनल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये वाला देखो, ये नहीं दिख रहा है, अब दिख रहा है, ये वाला, दिस इज सूज कैनल। ये बनाया गया था इंडिया से शॉर्टेस्ट रूट, गुजरात से होते हुए, ठीक है। पहले ये बंद कर दिया था लॉन्गेस्ट रूट तक, ये शॉर्टेस्ट रूट है, ठीक है। अब देखो सूज कैनल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द इथमस ऑफ सूज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ सूज कैनल 1869 reduced the cost of transportation and made access to Indian market. इंडियन मार्केट में एक्सेस लेके आया गया क्योंकि सस्ता होने लगा, शॉर्टेस्ट रूट हो गया। द कैनल प्रोवाइड अ डायरेक्ट ट्रेड रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया एंड अवॉइडेड द नीड ऑफ सेल अराउंड अफ्रीका, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट रूट ऑफ वाटरवे था। कितना का अगर आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे तो सूज कैनल वाज ओपन ग्रेटली रिड्यूसिंग द डिस्टेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया 5100 माइल्स तक, ठीक है। एज शिप्स नो लॉन्गर नीडेड ट्रैवल अराउंड साउदर्न अफ्रीका, ठीक है। अफ्रीका से होते हुए हमको जाने का कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ से जा सकते हैं। द ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, दादा भाई नारोजी इसका कॉन्सेप्ट दिए थे, इंडिया का वेल्थ ड्रेन हो रहा है। कैसे हो रहा है कि हम इंडियंस पीपल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे रॉ मटेरियल और इंपोर्ट कर रहे फिनिश गुड्स, ठीक है। तो अपना वेल्थ को हम नाली में फेंक रहे, ड्रेन ऑफ इंडियाज वेल्थ, क्योंकि ये जो सरप्लस आ रहा है वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हो ही नहीं रहा है, ये ब्रिटिशर्स अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। देखो अंडर ब्रिटिश रूल इंडिया बिकम एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। देयर वाज अ ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। However, export surplus was used to make payment for expenses incurred by an office set up by the colonial government Britain to meet expenses on war fought by British government. British government जो उसका पैसा जो आता था वो वॉर एक्सपेंस पे लगाते थे, ये सब में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में यूज करते थे वो पैसा को, सरप्लस को, उसमें उनका यूजेज होता था। आते हैं डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब इंडिया का बर्थ रेट क्या था, डेथ रेट क्या था, सेक्स रेशियो क्या था, लिटरेसी रेट क्या था, ये सब डेमोग्राफिक condition है। The demographic condition of country refers to the characteristics of the population including size, growth rate, birth and death rate, density and age distribution. It helps in understanding the population structure and planning for future development. First census, पहला census 1881 में हुआ था और ठीक 10 साल में census होता है, ध्यान रखना इस चीज का। Although it had certain drawbacks, the census highlighted the uneven growth of population in India. From that year onwards, census activities were conducted every decade. Year of Great Divide. Year of Great Divide एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डेमोग्राफिक कंडीशन में। 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1921 के पहले पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत स्लो था एंड सर्टेन 1921 के बाद पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ने लगा, मतलब डेथ रेट कमने लगा, मतलब हेल्थ कंडीशन अच्छी होने लगी लोगों की, तो इसलिए 1921 को हम लोग ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं। Prior to 1921, India was the initial phase of demographic transition, मतलब phase 1, phase 2। 1921 के पहले का phase 1 बोलते हैं, 1921 के बाद का phase 2 बोलते हैं। After 1921, the countries entered the second phase of this transition. Hence, 1921 is referred to as the year of Great Divide. Year of Great Divide इसको बोला जाता है, ध्यान रखना। But why 1921? इसको ही क्यों बोला जाता है? India was in the initial stage of demographic transition marked by very high birth rate and equally high death rate. The death rate varied each year, which kept the population size almost unchanged. मतलब population size बहुत unchanged रहा और 1921 के certain high population बढ़ने लगा, मतलब death rate कम होने लगा, ठीक है। Demography में क्या हुआ? High birth rate and death rate, extremely low literacy rate, बहुत कम था literacy rate on the eve of independence, high infant mortality rate भी बहुत हाई था, low life expectancy, poor health facility, widespread poverty, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इसका डेटा आपको याद करना पड़ेगा। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट,
हाई बर्थ रेट क्या क्या था, 40 पर 1000, यहाँ ध्यान रखो इसको 40, डेथ रेट क्या था 40 पर 1000 एंड बर्थ रेट क्या था 48 पर 1000, ठीक है, ध्यान रहेगा। एक्सट्रीमली लो लिटरेसी रेट 7%, 16% लिटरेसी रेट में थे, अप्रोक्सीमेट 7% जेंडर गैप था। पुअर हेल्थ फैसिलिटी, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी बहुत पुअर था, इनसफिशिएंट था, एज ए रिजल्ट वाटर एंड एयरबॉर्न डिजीज वे कॉमन कॉज एंड इनसिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है, ये कॉमन कॉज था। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इसका डेटा आपको याद करना पड़ेगा, इसका डेटा आपको कोई उपाय नहीं है, आपको ये देखना ही पड़ेगा डेटा को, डेटा आप देख लो। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, ऑल्दो एक्यूरेट डेटा on poverty was unavailable in a certain that poverty was widespread in India during British rule. The general standard of living for common people was very poor, reflecting the severe poverty. अब आते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या था, मतलब इंडिया में ऑक्यूपेशन किस किस तरीके से लिया जाता था। तो ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर कैसे बोला जाएगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, 3 ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था इंडिया का। प्राइमरी सेक्टर 70 to 75%, सेकेंडरी सेक्टर 10%, टर्शियरी सेक्टर 15 to 20%, यही ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर था देश का, ठीक है। रीजनल वेरिएशंस, द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल experienced a reduction in workforce on agriculture alongside a corresponding rise in employment within the manufacturing and service sector. The Madras Presidency until 1937 covered a large part of southern India, including present-day Andhra Pradesh, most of Tamil Nadu and part of Kerala, Karnataka, Odisha and Telangana. ठीक है, क्या बोल रहा है, रीजनल वेरिएशन था। अब देखो ध्यान देना, बंगाल, पंजाब, ये सब जो स्टेट है, उड़ीसा, ये सब स्टेट में एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा वेरिएशंस था। रादर बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी, वहाँ पर आपको सेकेंडरी सेक्टर ज़्यादा मिलेगा, यही बोला जा रहा है कि रीजनल वेरिएशन था। नेक्स्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या, रेलवे देश के लिए अच्छा था, हो सकता है पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन था, बट उनका मोटिव हमारे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं था, उनका मोटिव अपने लिए था, जिसकी वजह से इंडिया का भी कुछ उद्धार हो, ये ध्यान रखना। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वेयर वेरी पुअर. Some efforts were made to develop basic infrastructure like road, railway, port, water transport, post, telegraph, ये सब बेसिक किया गया। रोड बनाया गया जो कि उनके अपने लिए था, अपना गुड्स को वो लोग ले जाना करते थे। नेक्स्ट, रेलवे लाया गया, 16 अप्रैल 1853 को रेलवे चला, ठीक है, बॉम्बे टू थाने 34 किलोमीटर फर्स्ट, ध्यान रखना। 1850 में नया इंट्रोडक्शन हुआ, 1851 में ट्रायल हुआ, 1853 से ऑफिशियली रेलवे चल पड़ी, ठीक है, गुड्स ले जाने के लिए, ना कि इंसानों को ले जाने के लिए। एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट कैनल, उड़ीसा कोस्ट, ये सब बनाया गया, वो अपने लिए था, इंडिया को कोई भलाई नहीं था इसमें। कम्युनिकेशन क्या था, पोस्टल, टेलीग्राफ, टेलीफोन, ये सब आया कॉलोनियल पीरियड में। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था, बैकवर्ड एग्रीकल्चर, डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्री, डिस्क्रिमिनेटेड ट्रेड पॉलिसी, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिटिश गेन, इकोनॉमिक ड्रेन, ये था नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। पॉजिटिव क्या था, ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, इंप्रूव ट्रांसपोर्ट, फिर माइन कंट्रोल, यूनिफॉर्म मॉनिटरी सिस्टम, एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब आया। एक चीज ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स आने के बाद ही हमारे देश में रेलवे, मतलब बैंकिंग, मतलब अगर ब्रिटिशर्स नहीं आते तो रेलवे बैंकिंग शायद नहीं आती, ध्यान रखना। पोस्टल, ये सब। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉलोनियल इकोनॉमी था, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी, स्टेगनेशन इकोनॉमी था, बैकवर्ड इकोनॉमी था, डिप्लीटेड इकोनॉमी था, एम्प्यूटेटेड इकोनॉमी था, ठीक है, ये ध्यान रखना। आपका चैप्टर ऐसे पूरा हो गया कंप्लीट, पूरा रिवीजन हो गया चैप्टर का। अगर आपको कुछ नोट्स चाहिए तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पूछा जाता है एग्जाम में जनरली। तो कॉलोनियल इकोनॉमी कैसे कैसे था, सेमी फ्यूडल कैसे कैसे था, स्टेगनेशन इकोनॉमी कैसे कैसे था, बैकवर्ड इकोनॉमी कैसे कैसे था, लो प्रोडक्टिविटी, आउटडेटेड एग्रीकल्चर पढ़ाया है अभी हम, ठीक है। डिप्लीटेड इकोनॉमी क्यों था, मशीनरी प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था, हैंडीक्राफ्ट को हटा के, ठीक है। एम्प्यूटेटेड क्यों था, तो ये भी कॉटन वॉटन, जूट वूट जब बाहर जा रहा था, शॉर्टेज हो रहा था देश, तो
तो इसी के साथ आपका 24-25 मिनट्स में आपका चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट होता है, रिवीजन हो गया आपका। ठीक है, ऑल द बेस्ट। आपको अगर अच्छा लगे क्लास तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड्स को क्लासेस दो ताकि वो लोग भी सीखे। ठीक है, मैं और क्लासेस दे रही हूँ धीरे धीरे करके, टाइम लग रहा है तो और क्लासेस मैं अपलोड करते जा रही हूँ, आप प्रमोट करिए क्लासेस को। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।